नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां एम्बुलेंस चालकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां एम्बुलेंस चालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन को भी चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। और 108 के कर्मचारियों ने कहा कि 6,500 रुपये की जगह 13,000 मासिक वेतन दिया जाए और 12 घंटे की जगह 8 घंटे कर्मचारियों से काम कराया जाए और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। फर्रुखाबाद में बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी, जिसकी वजह से दुकानदार घायल हो गया है। तो बदमाशों के एक दुकानदार को गोली मारने की खबर सामने आई है, जहां गोली लगने के बाद दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने देर रात बस स्टॉप पर दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। बदमाशों के गोली मारने के वक्त पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाशों की मोबाइल और गाड़ी को बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं घटना की सूचना पर एएसपी मौके पर पहुंचे और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास का है। खबर संभल से सामने आ रही है, जहां सवर्ण समाज पर दलित परिवार की बारात रोकने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में दलित परिवार की बारात निकली। तो संभल में दलित परिवार ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बारात निकाली। आपको बता दें कि संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव मुडैना में रविंद्र कुमार पुत्र बन्नू ने बताया कि मैं अनुसूचित जाति वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हूं। मेरी बेटी प्रीति की शादी रंजीत निवासी बरवारी की मढ़ैया जिले संभल के साथ हो रही है, जिसमें रंजीत की बारात चढ़नी है, लेकिन सवर्ण समाज गांव के लोग बारात चढ़ाने को मना कर रहे थे, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों की बारात गांव में कभी भी नहीं चढ़ने दी गई है। इसलिए मैंने रंजीत की बारात गांव में करने के लिए पुलिस फोर्स से मदद मांगी है। और उन्होंने बताया कि रंजीत पुत्र गांव बरवारी का रहने वाला है, जो मुंबई में रहकर एक प्राइवेट नौकरी करता है। लड़की प्रीति 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि आज मेरे गांव में दोपहर से ही पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा और दलित परिवार की अपनी मौजूदगी में बारात गांव में चलकर मेरे दरवाजे तक पहुंची। खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां मिशन शक्ति के तीसरे अध्याय की शुरुआत की जा रही है। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां डीएम ने एक नई सोच, एक नई शुरुआत की है, जिसमें जिलाधिकारी अनुराग ने मिशन शक्ति अभियान पार्ट 3 की शुरुआत की है। जहां जिलाधिकारी ने साक्षर प्रधान गांव की शान की बात करते हुए जिलाधिकारी ने निरक्षर ग्राम प्रधान को पढ़ाते हुए नजर आए। आपने मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो 450 लोगों की आवाज निकाल सकता हो? अगर नहीं तो हम आपको आज बताएंगे। दरअसल कई कलाकार की मिमिक्री के हुनर का जलवा तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपने कभी अपने गले से 450 आवाज़ों को निकालने वाले कलाकार को कभी देखा और सुना है? यदि आपने इस कलाकार को नहीं देखा है तो आज हम इस कलाकार के हुनर को दिखाते हैं। शाहजहांपुर के रजी अंसारी पिछले 20 सालों से 450 आवाज़ों को निकालकर लोगों को चौंका चुके हैं और अपने गले के करिश्मे से वो न केवल एक साथ तबला हारमोनियम के साथ गाना गा सकते हैं, बल्कि कार्टून डॉक्यूमेंट्री के वॉइस ओवर निकालकर लोगों को चौंका भी सकते हैं।
यही नहीं, कलाकारों के साथ साथ वो महिला गायक कलाकार की आवाज़ में भी गाना गाकर लोगों को चौंका सकते हैं। आपको बता दें कि रजू अंसारी की आवाज़, जो न केवल अपने गले से तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्रों की एक साथ म्यूजिक बजाकर लोगों को चौंका सकते हैं। यूपी रत्न अवार्ड रजी अंसारी की तमन्ना है कि वो इस हुनर को न केवल अन्य कलाकारों को भी सिखाएं, बल्कि उनके हुनर को दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि हुनरमंद कलाकारों में छुपी हुई प्रतिभा को देख सकें। फिलहाल उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इन कलाकारों की तरफ भी ध्यान दें। और अब जो हुनर दिखाने जा रहा हूँ ये पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। 4 इंस्ट्रूमेंट एक साथ मुंह से किस तरीके से, जरा देखिएगा। प्यारा सा गाना आपके बीच, हाल क्या है दिलों का। कन्नौज में अफसरों की लापरवाही गौवंश के लिए मौत का सबब बनती जा रही है। दरअसल अगर आप यहां गौशालाओं की ओर नजर दौड़ाएंगे तो आपको वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ नजर आएगा। गौशालाओं का हाल यह है कि देखरेख के अभाव में लगातार गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार को फिक्र नहीं है। इस लापरवाही के चलते कन्नौज में अब गौवंश आश्रय स्थल गायों के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, और देखते ही देखते कन्नौज से गायों के कब्रिस्तान बनी गौशाला की ये दिल दहला देने वाली रिपोर्ट कन्नौज की आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर की कान्हा गौशाला की है, जहां सरकार ने गौवंशों की सुरक्षा के लिए टीन शेड और बाउंड्री वॉल बनाई थी, और 100 से ज़्यादा गायें इस गौशाला में मौजूद हैं। वीडियो में जो दिख रहा है वो दिल दहलाने वाला है, जहां ठंड में प्रसव के दौरान एक गाय की दर्द से तड़प तड़प कर मौत हो गई। देर रात मृत इस गाय के पूरा प्रसव भी नहीं हो पाया। सबसे ज़्यादा दुखदाई बात यह है कि न तो गौशाला संचालकों ने गाय का सुरक्षित प्रसव कराने का कोई इंतज़ाम किया, और न मौत के बाद कोई अफसर मौके पर पहुंचे। वहीं गायों के इस बदहाली से गौ भक्तों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे हैं, इनकी छवि खराब करने के लिए अधिकारी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। आपने जो गौशाला के जो समस्या दिखा रहे थे, आप बता रहे हो कि मरी पड़ी है, तो ये एक बार मामला नहीं आया है, ये कई बार मामला आ चुका है। और जो गायें मर जाती हैं तो उनको गौशाला के अंदर ही दफना दिया जाता है, और बीमार भी पड़ी रहती हैं तो भी कोई अधिकारी नहीं देखने आते, ना डॉक्टर आता है, ना कोई खिलाने पिलाने वाला। जबकि योगी जी करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं गौशालाओं के लिए। खबर मथुरा से है, जहां संत देव मुरारी बापू ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, लेकिन इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने देव मुरारी बाबू को अपनी हिरासत में ले लिया। दरअसल उन्होंने पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस समय से पहले ही उनके घर पहुंची और घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक महिला ने देव मुरारी बापू समेत 3 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने समेत अन्य आरोप लगाते हुए वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद बुधवार को मुरारी बापू ने घोषणा कर दी कि वो 2 बजे मीडिया के समक्ष आत्महत्या करेंगे। धमकी देने के बाद सुबह करीब 10 बजे सीओ सदर राम मोहन शर्मा पुलिस टीम लेकर देव मुरारी के आनंद वाटिका स्थित फ्लैट पर पहुंचे। मुरारी ने अपने फ्लैट को अंदर से बंद कर दिया था, और जैसे ही सुबह 10:30 बजे पत्रकार पहुंचे तो वे फ्लैट की बालकनी में आ गए और पुलिस पर उत्पीड़न करने के साथ झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। और करीब 11:30 बजे देव मुरारी बापू अपने हाथ में चाकू लेकर हाथ और गला काटकर आत्महत्या की धमकी देते हुए फ्लैट से नीचे आए। इसी दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें पकड़ लिया और घसीटते हुए जीप में डालकर थाने ले आए, जहां करीब 4 घंटे तक पुलिस और मुरारी बापू में पूछताछ जारी रही। मुरारी बापू पर आरोप थे मारपीट के, छीटाकसी के। असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है तो, और सत्य और असत्य जांच में आएगा।
बापू से मैंने कल से अनुरोध किया, मैंने महोदय अपना पक्ष तो रखें। बाबा जी ने पक्ष नहीं रखा। बाबा जी ने कहीं किसी को टारगेट किया। मैंने और मेरी मीडिया ने सबने मिलके उन्हें बमुश्किल बचाया। आत्महत्या की धमकी देते हुए अंदर घुसे थे। मेरे और मेरे मीडिया कर्मी सभी भाइयों से अनुरोध पर वो बाहर आए और चाकू लेकर अपने नस काटने का प्रयास कर रहे थे। यह पूरी मीडिया के समझ। यूपी में चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी पर तंज कसने में पीछे नहीं है। मिशन बुंदेलखंड को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव महोबा पहुंचे, जहां से उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सीएम योगी को चिलम वाली सरकार कह डाला। मंच से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके काम को याद करते हुए कहा कि जिस काम का चाचा पहले उद्घाटन कर चुके थे, उस काम का उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम योगी करने महोबा आए थे। यही नहीं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना में हावी होती महंगाई के कारण सरकार की योजना को बुज्जला योजना उन्होंने करार दिया। अखिलेश यादव अपने पूरे भाषण में आक्रामक रूप में दिखाई दिए और 2022 का चुनावी घमासान नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों की सपा को पहली पसंद बताया और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये चिलमजीवी लोग हैं, उन्हें जनता का दर्द नहीं पता, इसलिए 4.5 साल कोई काम नहीं किया। एम्बुलेंस और पुलिस की डायल 100 सपा की देन है, उन्होंने तो सिर्फ नाम बदला है। वहीं यूपी के मुद्दों को उठाने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। वो लगातार सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी जिला बांदा के बहुचर्चित अमन हत्याकांड की निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर कराएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के चेयरमैन विपिन मिश्रा और हाईकोर्ट प्रयागराज के वकील सुनील यादव ने मंगलवार की रात पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही घटना की विवेचना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल की और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्तमान कांग्रेस बीजेपी सरकार को हर मामले में घेरना चाहती हैं। इधर बांदा के अमन त्रिपाठी हत्याकांड के सुर्खियों में आने पर प्रियंका गांधी ने महोबा में अपनी रैली के दौरान मृतक की मां बीजेपी के पूर्व सभासद श्रीमती मधु त्रिपाठी से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि अमन आपका बेटा ही नहीं, मेरा भाई भी है और मैं उसे न्याय जरूर दिलाऊंगी। इस भावनात्मक टिप्पणी के सहारे चुनाव में ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करने की मुहिम में जुटी प्रियंका गांधी ने लीगल सेल की टीम बांदा भेजी है। प्रियंका गांधी जी के आदेश पे और निर्देश पे मैं चेयरमैन लीगल डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पे आए। उनका आदेश था कि किसी भी तरीके का कानूनी मदद में कोई कमी ना रह जाए, फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। जैसा कि रिकॉर्ड पे दिख रहा है और इनकी पीड़ा देख के लग रहा है कि मेडिकल में और इन्वेस्टिगेशन में खामियां रखी गई हैं जो मुलजिम को फ़ायदा पहुंचा सकता है। लिहाजा हम लोग फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयारी करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे इनकी तरफ से। प्रियंका गांधी जी के आदेश अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया बहराइच पहुंचे, जहां बहराइच बॉर्डर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि लोग उन्हें फूलमालाएं पहनाते हुए नजर आए। अपने 1 दिवसीय बहराइच दौरे पर वो यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के नेताओं को भारत रत्न मिलना चाहिए और राम मंदिर 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए जिन विभूतियों ने इसके लिए संघर्ष किया है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू रक्षा निधि कार्यक्रम के तहत जिले के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए प्रवीण तोगड़िया बहराइच पहुंचे थे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और बहराइच पहुंचकर उन्होंने प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए काम करे, उसे ही आने वाले वक्त में सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। राजकीय दल उनके बारे में कुछ नहीं करना है। यह आंदोलन हिंदुओं का था, किसी दल का नहीं था, जाति का नहीं था। 1400 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार था जब सभी जाति का हिंदू, वहां शेड्यूल कास्ट भी था, वहां जाट था, कुर्मी था, गुर्जर था, पाल था, वहां कुशवाहा था, मौर्या था,
वहां तमिलनाडु, केरल, गुजरात, राजस्थान, असम में था। यह आंदोलन सभी जातियों का था और देश के कोने कोने के हिंदुओं का था। इतना 1400 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ और भगवान की कृपा से ऐसा आंदोलन की सेवा करने का हमें मौका मिला। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए बी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।